KP classes dedicated to excellence. Hello, learners. How are you? I hope everybody is fit, fabulous, and salubrious. So, why we are over here today? Why we have met today? Today's session is basically for CLAT only. We will be discussing many things regarding CLAT, CLAT's examination, like pattern, syllabus, and particularly English section that comes in your CLAT examination. तो चलिए start करते हैं. And my name is Yash. So, give me a moment. Let me go above. So आज का जो सेशन होगा वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट द वर्बल एबिलिटी सेक्शन. एज यू नो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दैट कम इन योर एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, है ना. लाइक आपका क्वांट भी होता है, रीजनिंग भी होता है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह. तो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई एम गोना गिव यू द इंपॉर्टेंस, है ना, ऑफ वर्बल एबिलिटी सेक्शन बिकॉज इट कैरीज 20% वेटेज इन क्लास एग्जामिनेशन. तो आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले देखो हम डिस्कस करेंगे एज इट इज अ डेमो सेशन, है ना. यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग, है ना, बिफोर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. आपको सब कुछ पता होना चाहिए. लाइक आप यू नहीं है कि आप रैंडमली आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करोगे. यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग मेटिकुलसली अबाउट दिस एग्जामिनेशन. तो क्लैट का जो एग्जाम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी हैव अ पेन. क्लैट का यूजी का जो एग्जाम होता है उसमें वैसे तो आपके काफी सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना. गिव मी अ लिटिल मोमेंट मोर. तो आपका वैसे तो काफी सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना. लाइक आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज हो गया है ना, बेसिकली कंपैरेटिव इंग्लिश दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी 11th और 12th इंग्लिश, है ना. उसके बाद आपका करंट अफेयर्स होता है जिसमें आपका जनरल नॉलेज होती है. उसके बाद आपका लीगल रीजनिंग होता है, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट, है ना. ये आपके सारे सब्जेक्ट्स आपके आते हैं आपके क्लैट एग्जामिनेशन में. और ये आपका टोटली 120 क्वेश्चंस बन जाते हैं टोटली कलेक्टिवली इन योर क्लैट एग्जामिनेशन. यूजी की मैं बात कर रहा हूँ. तो पर्टिकुलरली वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट व्हाट इंग्लिश सेक्शन. तो देखिए, इंग्लिश आपका काफी मेजर रोल प्ले करता है क्लैट के सिलेबस में, क्योंकि आपका इंग्लिश में अ गुड नंबर ऑफ पैसेजेस कम, है ना. आपने अगर 2025 का एग्जाम दिया होगा, यू मस्ट नो कि आपका इंग्लिश में जो आते हैं आपके पैसेजेस आते हैं, है ना. तो सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस. कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग. द एग्जामिनर वांट्स यू वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज व्हाइल रीडिंग, है ना, विद गुड अमाउंट ऑफ टाइम, है ना. मतलब आपको मिनिमम टाइम में आपको गुड नंबर ऑफ पैसेज करने हैं, है ना. और उसके बेसिस पे यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो योर पैसेजेस, है ना. तो कुछ इनकी जो वेटेज होती है, मतलब पैसेजेस की नंबर ऑफ पैसेजेस 4 से 5 होते हैं. लेवल इजी टू मॉडरेट में बोलूंगा इन माय ओपिनियन. और आपका एक पैसेज मिला जुला के आपका 5 से लेके 6 क्वेश्चन कैरी करता है, ठीक है. तो कॉम्प्रहेंशन पैसेज मतलब क्या हो गया? यू विल बी गिवन पैसेजेस ओनली, है ना. ग्रामर डायरेक्टली नहीं पूछी जाती क्लैट में. उसके बाद है वोकैबुलरी पार्ट. आपका वोकैबुलरी डायरेक्टली नहीं पूछी जाती है, अनलाइक आपका सीयूटी, है ना. सीयूटी में आपका क्या होता है? सीयूटी में आपका डायरेक्टली आपकी वोकैबुलरी पूछी जाती है इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम और एंटोनिम, है ना. लेकिन आपका जो वोकैब पूछी जाती है क्लैट एग्जामिनेशन में फ्रॉम दी वर्बल एबिलिटी सेक्शन, उसमें आपका पैसेज में से ही कोई भी आपका वर्ड आपका पिकअप किया जाता है एंड उसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जाता है. डायरेक्टली आपको वोकैब के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इट इज टू इंपॉर्टेंट लाइक आपकी अदर क्वेश्चंस. उसके बाद आपका ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन यूजुअली नहीं पूछा जाता है, फिर भी यू डू नॉट हैव टू इग्नोर, यू डू नॉट हैव टू आस्क यू ग्रामर. बिल्कुल भी आपको ग्रामर को मिस नहीं करना है, बिकॉज आई विल बी लेटिंग यू नो इन टुडे सेशन कि आपका ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है. बेशक ये डायरेक्टली नहीं पूछी जाती है, फिर भी इनडायरेक्टली यू हैव टू ग्रास्प द ग्रामेटिकल कंसेप्ट, है ना, बिफोर जंपिंग इनटू द पैसेज. उसके बाद है इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन. का मतलब क्या हो गया? आपके सामने एक पैसेज होता है ना. उस पैसेज को आपको खुद ही कंक्लूड करना होता है ना. और आपका जो कंक्लूजन के बाद आंसर निकलता है, जो भी आपका स्टेटमेंट निकलता है रिगार्डिंग दी पैसेज, वो आपका मैच होना चाहिए विद दी रीजनिंग और एविडेंस और फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज, ठीक है. इन्फ्रेंस और कंक्लूजन के क्वेश्चंस बनते हैं पैसेज में, है ना. चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सेक्शन के बारे में. तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका, पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका ये तो हमने डिस्कस करा है सिलेबस, है ना. अब हम बात करेंगे किसकी? पैटर्न की. आपको इतना भली बात ही पता होगा कि आपका जो क्लैट एग्जाम होता है वो 2 घंटे का होता है ना. इट कंसिस्ट ऑफ 2 आवर्स, है ना. 2 आवर का आपका एग्जाम होगा. उसमें टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके इंग्लिश के मान लो 24 से लेके 30 क्वेश्चन मेजरली बन जाते हैं, ठीक है. वैसे 30 से कम ही रहते हैं, लेकिन इतने बन सकते हैं.
उसके बाद है आपका मल्टीपल, हाँ जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट एनीथिंग, आपको कुछ लिखना नहीं होता है। लाइक आपका आईपी मैट का एग्जाम होता है ना, उसमें आपका जो मैथ्स का पेपर होता है शॉर्ट आंसर वाला, उसमें आपको लिखना पड़ता है ना। तो इसमें आपका केवल और केवल आपका ऑब्जेक्टिवली आपको आंसर करना होगा, है ना, कुछ आपको लिखना नहीं है, तो इट बिकम्स मच इजियर, है ना। चलिए, तो एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिया कि आपका एमसीक्यू होता है, और लैंग्वेज आपका क्या है, पूरे जो भी एग्जाम होता है उसमें चाहे आपका इंग्लिश ही क्यों ना हो, और इंग्लिश के साथ साथ जो भी आपका क्वांट हो गया, लीगल रीजनिंग हो गया, उन सभी में जो उनका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का, है ना, और जो स्टेटमेंट्स होते हैं सभी इंग्लिश में होते हैं। तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में अपने आप को इंप्रूवमेंट लेके आना है ना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा वेदर वो आपका इंग्लिश का क्यों ना हो, इंग्लिश का ही ना हो, बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आपके इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है छोटी सी। हाँ, और अच्छी बात ये है कि आपका जो क्लैट का एग्जाम होता है वो क्या होता है, आपका पेन एंड पेपर का होता है, ठीक है, अनलाइक सीयूटी। सीयूटी में आपका क्या होता है, सीयूटी में आपका अब हाइब्रिड मोड कर दिया है, सॉरी, अब आपका सीयूटी में आपका ऑनलाइन मोड कर दिया सीबीटी। तो पहले आपका क्या था, सीयूटी में आपका हाइब्रिड मोड था, ठीक है, यू वर मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी गिवन पेन एंड पेपर, और किसी किसी को क्या करना होता था, ऑनलाइन भी उनका एग्जामिनेशन उनको ऑप्ट करना होता था या उनको मिल जाया करता था, है ना। लेकिन अब क्या है, अब आपको जो सीयूटी है उसमें आपका सारा ऑनलाइन मोड आ गया है, और क्लैट में आपका शुरुआत से अब तक जो है पेन एंड पेपर ही है। ये अच्छी बात पता है क्यों है, क्योंकि आपके जो पैसेज होते हैं व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पैसेज, तो आपको स्क्रॉल डाउन करने में है ना, व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग डाउन, है ना, आप कुछ रीड कर रहे हो, आप स्क्रॉल डाउन करते हो, गलती से थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, तो जो आप पढ़ रहे थे वो मिस आउट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप मार्किंग भी नहीं कर सकते हो, आप हाईलाइट भी नहीं कर सकते हो, इफ यू हैव लाइक व्हाइल अटेम्प्टिंग द पैसेज, व्हाइल रीडिंग द पैसेज, यू हैव फाउंड अ वर्ड, ठीक है, तो आपको पता लगता है कि वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप उसको क्या करोगे, मार्क कर सकते हो। आफ्टर रीडिंग द होल पैसेज यू कैन कम बैक टू द सेम स्टेटमेंट जहां पे आपने वो वर्ड मार्क किया है, तो ये इजी रहता है। लेकिन आपका ऑनलाइन मोड में ऐसा नहीं होता, तो अच्छी बात यह है क्लैट में कि आपका जो भी पेपर होता है वो आपका पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, ठीक है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो गई है। अब ये हमने बात करी किसकी, एग्जाम पैटर्न की, है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, मार्किंग स्कीम की। मार्किंग स्कीम में हम क्या बात करेंगे, आपका जो पूरा पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, सभी क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। लाइक इफ यू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन करेक्टली, तो यू विल बी गिवन 1 मार्क, ठीक है, ओनली 1 मार्क। अनलाइक सीयूटी, सीयूटी में क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आपको बताना चाहता हूं मैं कि आपका इजी क्या है, सीयूटी है या आपका क्लैट है। मतलब आप क्लैट को और एग्जाम से कंपेयर करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, आपका बूस्ट बिल्डअप होगा कि ये एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनकरेक्ट आंसर में आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग, ऑब्वियसली सभी में होती है, सभी में नहीं, कुछ कुछ में नहीं है, लेकिन क्लैट में नेगेटिव मार्किंग है। तो आपका 0.25 मार्क वुड बी कट, है ना, वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर होल स्कोर। मतलब 1 मार्क आप गलत करते हो, एक क्वेश्चन आप गलत करते हो, तो उसका 1 मार्क तो गया ही, प्लस आपका 0.5, यानी कि यू विल बी लूजिंग कितना, 1.25 मार्क, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो होगा, आपका कट जाएगा 1.25 मार्क्स। उसके बाद है, अगर अच्छी बात यह है कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, है ना, तो आपका क्या है, 0 मार्क मिलेगा। तो बेटर ये है कि इफ यू आर नॉट श्योर फॉर एनी क्वेश्चन, उसका आंसर के लिए, तो आप एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप लूज भी कर सकते हो, मतलब उस क्वेश्चन को गिव अप कर सकते हो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे, हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, एक बार ओवरव्यू करेंगे दोबारा से। हमने डिस्कस कर लिया है क्या, क्लैट का सिलेबस, है ना, सिलेबस जानना बहुत जरूरी था, इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस नहीं है, एक बार में क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है आपका क्या, पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, पैटर्न जानना जरूरी है, बिकॉज आप मतलब अलग अलग वेबसाइट पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब पैटर्न को चेक करते हैं, मतलब कोई कोई वेबसाइट पे गलत पैटर्न दिया होता है तो उसके हिसाब से वो चल देते हैं, बाद में उन्हें रियलाइज होता है व्हेन दे जॉइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वहां पे उनको पता लगता है कि हाँ भाई मैंने तो पैटर्न गलत देख लिया, मैं उस पैटर्न के हिसाब से चल रहा था, इसलिए पैटर्न, एग्जैक्ट पैटर्न देखना जरूरी होता है। एंड फाइनली हमने डिस्कस करा है मार्किंग स्कीम, कि कितना आपको मार्क मिलेगा इफ यू कमिट 1 क्वेश्चन करेक्टली, है ना। तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो इफ यू ऑलरेडी नो कि भाई मार्क्स कटेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए ग्रामर, ठीक है, तो आपका बेसिकली आपका पूरा क्लैट का एग्जाम जो होता है ना, मतलब पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, तो उसमें आपका जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पैसेज के फॉर्म में आएंगे, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ग्रामर भी, वैसे तो पूछी नहीं जाती यूजुअली, लेकिन अगर ग्रामर भी पूछेगा तो वो स्टेटमेंट उठा लेगा, एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट देगा पैसेज में से ही, आपसे बोलेगा कि क्या
इसमें ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, इसको अगर मैं गलत करके दिखाता हूं तो क्या इन चारों में से कौन सा इंप्रूव किया जा सकता है सेंटेंस। तो जो भी आपको क्वेश्चन बनेगा वो पैसेज में से ही बनेगा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको अलग से कोई आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, कोई फॉर्मेट नहीं दिया जाता है ग्रामर का, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड। ठीक है। अब बात है कि अगर हमें आरसी ही करने हैं, पैसेज ही करने हैं, तो ग्रामर क्यों, ग्रामर इंपॉर्टेंट क्यों होती है। मोस्टली क्या होता है, मैनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि वो जो है ग्रामर स्टार्ट ही नहीं कराते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। जैसे आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका क्लैट जैसे एग्जामिनेशन के लिए इसको पूरा पढ़ना है, लेकिन आपको एक एक रूल, ईच रूल वुड बी लर्न बाय यू। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। आपको एटलीस्ट सभी का आइडिया लेना है कि आपका कौन सा वर्ड कैसे काम करता है सेंटेंस के अंदर, बिकॉज वन सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ व्हाट। आपको इस बात का तो पता है कि आपका एक सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है। एक सेंटेंस को सेंटेंस बनाने के लिए व्हाट आई रिक्वायर, इफ आई वांट फॉर्म अ सेंटेंस, तो मेरे को क्या चाहिए, एलिमेंट क्या होते हैं सेंटेंस के। एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद होती है वर्ब, है ना, और एक ऑब्जेक्ट भी होता है। बट लेट मी टेल यू, ऑब्जेक्ट जो होता है क्या होता है आपका, ऑप्शनल होता है। ठीक है, देयर आर मेनी सेंटेंसेस व्हिच कैन बी मेड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिना भी आपका सेंटेंस मीनिंगफुल रहता है। यानी कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट चाहिए और एक क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। जैसे दुनिया का क्यों बोल रहा हूं मैं, ग्रामर का सबसे छोटा सेंटेंस क्या होगा, आई एम। इसमें आई क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, एम क्या हो गया आपका, स्टेट ऑफ बीइंग, वर्ब हो गई है। ठीक है। तो एक सेंटेंस में आपका कितने एलिमेंट होते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब। अभी प्रेडिकेट वगैरह की बात नहीं करूंगा, वो वैसे यूजुअली पढ़ाया नहीं जाता, मैंडेटरी भी नहीं है। बट सब्जेक्ट और वर्ब में इसलिए डिफाइन कर रहा हूं मैं सब कुछ, क्योंकि आपका सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, आपका सब्जेक्ट में आपका नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, दो पार्ट ऑफ स्पीच आपके सब्जेक्ट में आ जाते हैं। उसके बाद आपका वर्ब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द गाइस थिंक्स वर्ब्स आर दोज वर्ड्स विच शो एक्शन, है ना, कि आपका वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन शो करते हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी वर्ब्स इन दी सेंटेंसेस डेस्पाइट नोबडी आस्क, है ना, इसके बावजूद भी कोई पूछता नहीं है कि आपका कितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है, लेकिन इनका रोल पता होना चाहिए। बिकॉज आपका देयर आर मेनी वर्ब्स लाइक ट्रांजिटिव वर्ब्स, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स डिफेक्टिव वर्ब्स होता है आपका, और आपका क्या होता है, कंडीशनल क्लॉजेज में ही कुछ वर्ब्स आते हैं, व्हेन वी यूज इफ के साथ हम आई लगा देते हैं, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट लगा देते हैं, उसके साथ हम वर्ब का यूज कर लेते हैं, है ना। और आपका क्या हो गया, आपका स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है, स्टैटिक वर्ब होता है। तो वर्ब के रोल हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और वर्ब का ही रोल नहीं, आपको जो भी एलिमेंट है, जो भी टॉपिक है आपका ग्रामर में, उन सभी का मतलब पता होना चाहिए। लाइक आपको नाउन का मतलब पता होना चाहिए कि नाउन होता क्या है। एक्चुअली मैंने अपने करियर में ये देखा है, लोगों को लगता है कि आपका कोई भी वर्ड होगा मतलब वो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग वगैरह का नाम होगा तभी वो नाउन होगा, है ना, क्योंकि स्कूल तक थोड़ा या तो मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, या गलत पढ़ा दिया जाता है ना। तो मतलब नाउन, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मतलब जरूरी नहीं है कि आपने 11 12 तक अपनी जर्नी में, है ना, एकेडमिक जर्नी में आपने सब कुछ करेक्टली पढ़ा है। आपका जो कोचिंग्स होता है उसमें जो फैकल्टी होते हैं वो ऑब्जेक्टिवली पढ़ाते हैं आपको एक एक चीज, मतलब कंपैरेटिव इंग्लिश इज अ डिफरेंट वन फ्रॉम दी 11th और 12th इंग्लिश, है ना। तो आपको जो कोचिंग में पढ़ाया जाएगा वो आपको ऑब्जेक्टिवली पढ़ाया जाएगा, एक एक आपको पॉइंट आउट करते हुए पढ़ाया जाएगा कि इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है ना। ये सब आपका 11 12 और 10th में भी पढ़ाते नहीं है ना। नाउन का नाउन का रूल आपको पता होना चाहिए, प्रोनाउन का पता होना चाहिए। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है डिस्क्राइब करना। एडजेक्टिव केवल आपका नाउन ये प्रोनाउन के लिए ही आता है, लेकिन जो आपका एडवर्ब होता है उसके काफी रूल्स होते हैं इंग्लिश में। बेसिक रूल्स क्या है एडवर्ब के, वो मॉडिफायर होता है एडवर्ब, है ना। आपका मॉडिफाई कैसे करता है आपका एडवर्ब, एडवर्ब आपका मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, किसी एक्शन वर्ब को, और अपनी ही जैसी किसी दूसरी एडवर्ब को। ठीक है। कंजंक्शन का भी रोल पता होना चाहिए, बिकॉज देयर आर मेनी पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, है ना। जैसे ऑल्दो हो गया, है ना, ऑल्दो क्या काम करता है, डिस्पाइट क्या काम करता है, कॉन्सिक्वेंटली क्या काम करता है, दो क्या काम करता है, इवन दो क्या काम करता है, बोथ के साथ क्या आता है, नीदर, ईदर, ये सब इनके बारे में अगर आपको सही से आइडिया होगा, ठीक है, तो ही आप एक सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है उसे समझ पाओगे। अब बात है कि सेंटेंस का फॉर्मेट क्यों समझना है, बिकॉज अ पैसेज विच यू रीड कंसिस्ट ऑफ मेनी सेंटेंसेस, और उन सेंटेंसेस में यही सारे आपके रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर आपको सभी रूल्स के बारे में ऑब्जेक्टिवली पता है, देन यू वुड बी एबल टू इंटरप्रेट द सेंटेंस करेक्टली एंड एक्यूरेटली, और एल्स यू विल चेंज द मीनिंग, यू विल एक्सचेंज द मीनिंग ऑफ वन वर्ड विद द अदर वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, तो इसीलिए ग्रामर इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर भी आई हैव ब्रॉट सम एग्जांपल्स फॉर यू इन ऑर्डर दैट यू वुड बी एबल टू लाइक इंटरप्रेट करेक्टली, है ना। तो हम देखेंगे अभी जो सेंटेंसेस है उसमें किस तरीके से ग्रामर के रूल अप्लाई होते हैं, और अगर उसको गलत तरीके से यूज किया जाएगा ग्रामर को, ठीक है, इन अ सेंटेंस, तो मीनिंग कुछ का कुछ और बन सकता है। ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं ग्रामर के बारे में आपको बता सकता हूँ, एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर, है ना, मैं काफी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन एज इट इज अ डेमो सेशन एंड इट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीके से ग्लिम्स दूंगा हर एक चीज का, सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस और सब कुछ, है ना, रिगार्डिंग ग्रामर, वोकैबुलरी एंड आरसी। ठीक है।
तो गिव मी अ मोमेंट, लेट मी रब इट टोटली। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, आपको ग्रामर की मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इन कोऑपरेटिंग ग्रामर बिफोर जंपिंग इनटू रीडिंग पैसेजेस इज इनएविटेबल। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, अगर कोई इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है तो बढ़िया है। देर आर देर कैन बी सम स्टूडेंट्स है ना हु आर वॉचिंग माई वीडियो, है ना, उनको अगर उनकी ग्रामर दे हैव वर्कड ऑन देयर ग्रामेटिकल पार्ट, तो उनको ये पता होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को जान पूछ के एक गलती करी है इस क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन लोगों को लग रहा होगा सही है। एक्चुअली मुझे ये जो इज है ना, ये इस कहाँ पे यूज करना चाहिए था, मुझे इस की पोजीशन यहाँ करनी चाहिए थी, तो यही है आपका ग्रामर, है ना। तो मतलब आपका जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है उसे वैसे यूज करना चाहिए हमें जैसा वो है, ठीक है, जैसा रूल्स कहते हैं बोलते हैं। तो अब इसको छोड़ते हैं, अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मुझे इसका मतलब बताना है, ठीक है। देखो आप वीडियो पॉज कर सकते हो या चलती हुई वीडियो में ही आप देख सकते हो, मैं नहीं रुकूंगा बिकॉज इट वुड मेक द वीडियो लेंथियर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि ये जो सेंटेंसेस है इसमें कुछ ना कुछ गलती है ग्रामर की। अगर आप अपने हिसाब से समझते हो इस सेंटेंस को तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो आप समझ रहे हो सकता है उसका वो मतलब ना हो। अब पहला वाला सेंटेंस है, इट इज अ प्लेजर टू सी एन एलिगेटर basking in the sunshine on a रिवर बैंक एज लॉन्ग एज 90 फीट। अब ये सेंटेंस ना आपको देखने में समझ तो आ गया होगा ये क्या कह रहा है, बट एक्चुअली इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो एक्यूरेट नहीं है। पता क्यों एक्यूरेट नहीं है? अब देखो, यहाँ पे इट इज अ प्रेशर, ये एक तरह का क्या होता है, आपका फ्रेज होता है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद मैंने एक इन्फिनेटिव का यूज किया है, टू सी। टू सी क्या हो गया आपके, इन्फिनेटिव हो गया, दैट कंसिस्ट ऑफ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सी है यहाँ पे। अगर सपोज करो यहाँ पे सी का मैंने एग्जांपल लिया है, अब मैं बोलता हूँ, सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मैंने देखा एक ब्लाइंड आदमी को रोड क्रॉस करते हुए, तो कैसे बोलूंगा, मैं कैसे बोलूंगा, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। मैंने क्या देखा, ब्लाइंड मैन को क्या करते हुए देखा, क्रॉस। वैसे हम क्रॉसिंग भी लगा सकते हैं, क्रॉसिंग भी बोल सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि आपका जो सी होता है, ठीक है, उसके साथ जो आगे जो वर्ब आती है वो आपका आईएनजी फॉर्म में भी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी यूज हो सकती है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट वो अभी जरूरी नहीं है बताना। क्रॉसिंग द रोड, ठीक है, द रोड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपको क्या देखना है, मैंने सौ के बाद, सो एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आपका कोई भी सब्जेक्ट आएगा, कोई भी वर्ड आएगा, उसकी वर्ब लिखना बहुत जरूरी है। यानी कि सौ के बाद मैंने क्या यूज किया है, अ ब्लाइंड मैन, इसके साथ जो वर्ब एसोसिएटेड है वो क्या है, क्रॉस और क्रॉसिंग, दोनों सही है। तो सौ के बाद क्या आना चाहिए, एक वर्ब आनी चाहिए, है ना। सौ के साथ एक वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पे देखा किसको, एन एलिगेटर को देखा, क्या करते हुए देखा, बैस्किंग करते हुए देखा। बैस्किंग का मतलब क्या हो गया, जब आप सनशाइन के अंदर अपने आप को वार्म अप करते हो, मतलब वार्म अप मतलब क्या हो गया, अपने आप को क्या कहते हैं उसे, सेकना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, बास्किंग, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। कहाँ कर रहा है, अब यहाँ पे इन द सनशाइन का जो फ्रेज है ये इमीडिएटली बास्किंग के बाद यूज करना जरूरी है, क्योंकि वो है आपका एक एडवर्बियल फ्रेज जो आपको प्लेस बता रहा है। तो यहाँ पे आपको वेयर का आंसर करने के लिए एग्जैक्टली इस वर्ब का वेयर का आंसर करने के लिए इन द सनशाइन बोलना जरूरी है ना। अब बात है ऑन अ रिवर बैंक। ऑन अ रिवर बैंक कहाँ पे कर रहा है सनशाइन, ये भी बिल्कुल सही है। ऑन अ रिवर बैंक ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे क्या आंसर मिल रहा है, कहाँ पे, वेयर, है ना। सनशाइन का यहाँ पे आंसर आपका वेयर में मिल रहा है। अगेन ये जो वेयर है इन द सनशाइन, ये बास्किंग के लिए है। यहाँ पे ऑन अ रिवर किसके लिए, सनशाइन है कहाँ पे, है ना, कहाँ पे, जो सरफेस है वो क्या है, रिवर बैंक। लेकिन एज लॉन्ग एज देखो क्या लिखा हुआ है, 90 फीट, एज लॉन्ग एज 90 फीट। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे ही लिखता हूँ जैसे बना हुआ है, एज लॉन्ग एज 90 फीट, तो ये पता है क्या बता रहा है, ये आपका ये आपको इंटरप्रेट करवा सकता है कि बास्किंग कितना लंबा किया, है ना। आपका ये जो बास्किंग वर्ड है ये डायरेक्टली इससे लिंक हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बीच में कोई ऐसा वर्ड ना डालूं जो एज लॉन्ग एज को बैंक से कनेक्ट करे, तो उससे क्या होगा, उससे जो बास्किंग वर्ब है उसका डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा किसके साथ, एज लॉन्ग एज से साथ, जिसका मीनिंग उसे गलत हो जाएगा। हालांकि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, है ना, विद दिस सेंटेंस, लेकिन एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बैस्किंग के बाद इमीडिएटली मैंने एज लॉन्ग एज कर दिया है, इमीडिएटली मतलब दो फ्रेजेस के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, जो एलिगेटर है उसको देखा क्या करते हुए, बैस करते हुए, कितना लंबा बैस करते हुए, 9 फीट, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है दैट इज एज लॉन्ग एज। मुझे यहाँ पे क्या डालना था, एक सब्जेक्ट और उसकी वर्ब डालनी चाहिए थी, दैट इज एज लॉन्ग एज। व्हाई, बिकॉज ये एज लॉन्ग एज ये किसके लिए है, बैंक के लिए है ना। जो रिवर बैंक होता है, एम्बैंकमेंट होती है, एम्बैंकमेंट होती है, एम्बैंकमेंट, तो उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज डालना जरूरी था। द बिगिनर्स हो सकता है
कि जो रूकीज हैं, ठीक है, वो इसको सही से मतलब इंटरप्रेट ना कर पाए हो, या अगर कर भी दिया हो तो वो डिटेक्ट ना कर पाए एरर क्या है। तो जब गुड नंबर क्वेश्चन ऐसे करोगे ना, ठीक है, तो आपको एक पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि वहां पे गलती क्या हो रही है। तो हमें दैट इज डालना जरूरी था, क्योंकि इस दैट इज से ये जो एज लॉन्ग एज 90 फीट है ये कनेक्ट हो गया रिवर बैंक से, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। क्लियर हो गया। तो ग्रामर करनी बहुत जरूरी है, इससे हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अग्रीमेंट पता लगता है कि एग्जैक्ट अग्रीमेंट क्या है। उसके बाद ये देख लेते हैं, द गेस्ट हु द रिसेप्शनिस्ट मेंशन्ड अबाउट हैज रीच्ड द हॉस्पिटल इज माय फ्रेंड। अगर ये आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आप शायद यू कैन बी परप्लेक्स्ड कि आपका इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है और उसकी वर्ब क्या है, बिकॉज वी हैव टू वर्ड्स ओवर हियर, है ना, जैसे द गेस्ट हो गया और द रिसेप्शनिस्ट हो गया, है ना। ये तो डिटेक्ट कर लिया है कि यहाँ पे आपके दो सब्जेक्ट हैं, क्या है, एक आपका द गेस्ट और दूसरा क्या है, द रिसेप्शनिस्ट। लेकिन आगे जो वर्ब्स है ना, वो हम कंफ्यूज हो सकते हैं अगर हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट को इग्नोर कर दें। ग्रामर का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो क्लैट एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा करवाया जाता, सबसे पहले करवाया जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि आगे जो वर्ब्स है कौन कौन सी, हैज रीच्ड और इज माय फ्रेंड, ये किसके लिए है। वो क्या कर सकते हैं, वो किसी के लिए भी डाल सकते हैं, अनटिल और अनलेस दे डू नॉट गेट दी दे गेट दी ट्रू आइडिया, है ना। लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो मेंशन्ड अबाउट है, केवल ये जो वर्ब है ना, वो किसके लिए, द रिसेप्शनिस्ट के लिए है। यहाँ पे जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, द गेस्ट है। अगर आप द रिसेप्शनिस्ट मेंशन अबाउट को काट भी लोगे तब भी आपका मीनिंगफुल रहेगा सेंटेंस। अब आगे इसको एक्सटेंड कर देते हैं, द गेस्ट हैज रीच्ड द हॉस्पिटल, ये एक सेंटेंस हो गया, और एक और हो गया, द गेस्ट हु इज माय फ्रेंड, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर आपके क्या थे, सब्जेक्ट एक ही था, क्या था, गेस्ट, उसकी दो वर्ब्स थी, हैज रीच्ड और इज माय फ्रेंड। इज माय फ्रेंड आपका रिलेट जुड़ेगा किसके साथ, हु के साथ, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू ग्रास्प व्हाट आई वांट टू टेल यू, है ना। उसके बाद है आपका थर्ड वाला, टू बी इंटेलिजेंट इज मोर एसेंशियल देन बीइंग हार्ड वर्किंग। अब कोई सेंटेंस को पहली बार पढ़ेगा तो उसे लगेगा कोई गलती नहीं है, समझ भी जाओगे तुम क्या हो रहा है कि ये क्या कहना चाहता है सेंटेंस, लेकिन फिर भी ये जो सेंटेंस है, ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, बिकॉज इंग्लिश के अंदर आपका ग्रामर में ये कंसेप्ट होता है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म में क्या होता है आपका, आपके दो आपके वर्ब्स के फॉर्मेट होते हैं, एक होता है इंपेरेटिव जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है, और एक होता है जेरंड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वो उसके फॉर्मेट में होता है। तो आपका पैरेललिज्म बोलता है कि एक सेंटेंस के अंदर जो भी कंजंक्शन यूज हो रखी है, उससे पहले जैसा फॉर्मेट होगा वर्ब का, उसके बाद वैसा ही फॉर्मेट आना चाहिए। अगर यानी कि अगर आपको कोई कंजंक्शन है, उससे पहले आपका इन्फिनेटिव यूज हुआ है तो आगे भी इन्फिनेटिव होना चाहिए, और जेरंड यूज हुआ है तो आगे भी जेरंड यूज होना चाहिए। यहाँ पे कंजंक्शन क्या है यहाँ पे कंजंक्शन आपका क्या, देन, ठीक है। देन से पहले आपका जो वर्ब का फॉर्मेट है टू बी, वो हो गया आपका इन्फिनेटिव, देन के बाद आपका बीइंग यानी कि जेरंड हो गया है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन पैरेलल नहीं है। हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, या तो वहां पे टू बी की जगह बीइंग कर दो क्योंकि ये भी बीइंग है, या यहाँ पे देन के बाद टू बी हार्ड वर्किंग कर दो, लेकिन वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा क्योंकि देन एक कंजंक्शन है, उसके बाद प्रपोजिशन इमीडिएटली यूज करना गलत है। तो सबसे बेस्ट और सूटेबल इसका क्या होगा, क्रिएटिव आपका, बीइंग इंटेलिजेंट इज मोर एसेंशियल देन बीइंग हार्ड वर्किंग। तो ये कंसेप्ट है आपका पैरेललिज्म का, जो आपका ग्रामर में आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो सेंटेंस होता है उसके अंदर ग्रामर की नीड जो होती है काफी इंपेरेटिव होती है। उसके बाद है, इफ ही विंस द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी। ठीक है, आपको देखने में लगेगा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिकॉज वुड बी यूज वर्ड, है ना। हम वुड यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन पास्ट में फ्यूचर जब हो जाता है तब, ठीक है। वुड आपका क्या होता है, पास्ट में विल होता है, विल आप प्रेजेंट में यूज करोगे, ठीक है। वुड आप यूज करोगे तब जब आपका फ्यूचर का जो कंटेंट है वो पास्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे सपोज करो आज मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि कल मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, एंड सडनली आई केम टुमारो, ठीक है, मैं कल आ गया, तो तुम मुझसे रीइटरेट करोगे बात कि आपने तो बोला था आप कल नहीं आओगे, मैंने बोला था कल मैं नहीं आऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, आई विल नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट कम टुमारो। तो ये हो गया मेरा फॉर्मेट किसका, प्रेजेंट में बोलने का फ्यूचर की बात। अब कल हो गया है तो यू विल बी टेलिंग मी यू सेड दैट यू वुड, ना कि यू विल। इस केस में इस तरीके से आपका जो वुड है वो पास्ट ऑफ विल कहलाता है। मतलब आपकी जब फ्यूचर का फॉर्मेट, फ्यूचर का सेंटेंस या फ्यूचर की वर्ब, फ्यूचर का एक्शन आपका पास्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, विंस लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे वुड होना गलत है ना। यहाँ पे वुड होना गलत है, क्यों, क्योंकि आपका अभी ये जो बात है ये पास्ट नहीं हुई है, ही विंस का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट के लिए आप किसका यूज करोगे, विल का यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, विल यूज होना चाहिए था। क्लियर हो गया। तो ये है आपका मोडाल वर्ब का कंसेप्ट। मोडाल वर्ब किस में आती है, आपका ग्रामर में आती है।
इट इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स दैट आर टॉट इन ग्रामर। उसके बाद है आपका माय सिस्टर हैड लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक। अगेन सिंपल है, इसे देखने में तुम्हें लगेगा कोई गलती नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक है, पास्ट की बात हो रही है ना, लास्ट वीक है, पास्ट की बात हो रही है, एंड वी यूज परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द पास्ट वन, है ना। पास्ट के लिए हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस व्हेन वी यूज हैड उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन फिर भी इसमें पता है क्या गलती है, देखो वी हैव टू सेंटेंसेस इन पास्ट, है ना। आपका दो तरह के हमारे टेंसेस होते हैं, एक होता है आपका सिंपल पास्ट जिसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, एक होता है आपका पास्ट परफेक्ट जिसमें आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब दोनों ही आपका बोथ ऑफ द सेंटेंसेस बोथ ऑफ द टेंसेस शो पास्ट टेंस, सो व्हाई वी क्रिएटेड टू फॉर्म्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ टेंसेस दैट शोज पास्ट टेंस, है ना। ऐसा क्यों करा हमने, दोनों में डिफरेंस पता है क्या होता है। सपोज करो आपका एक सेंटेंस है, एक एक्शन हो रहा है, ठीक है, या दो एक्शन हो रहे हैं, है ना। एक एक्शन वन है, एक एक्शन टू है, दोनों ही किस में हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं, दोनों ही किस में हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं। अगर आपके पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं तो दोनों में से कोई एक्शन पहले होगा, दोनों में कोई एक्शन पहले होगा, जो पास्ट में दोनों में से जो एक्शन पहले होता है उसके लिए वी हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में होता है उसके या इमीडिएटली बाद होता है उसके लिए वी हैव टू यूज सिंपल पास्ट, है ना। फॉर एग्जांपल ओरली दे दूंगा बिकॉज आई डू नॉट हैव मच स्पेस। एग्जांपल, हाँ, द ट्रेन हैड ऑलरेडी डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, है ना। ये है सेंटेंस बिल्कुल करेक्टली करेक्टली मैंने यूज किया है कि ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी मेरे आने से पहले, है ना। तो पहले एक्शन कौन सा हुआ था, ट्रेन का जो निकल गई थी, उसके लिए मैं यूज करूंगा हैड डिपार्टेड, और बाद में मैं पहुंचा, है ना, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, रीच्ड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे गलती पता है क्या है आपका, व्हेन वी हैव सिंपल पास्ट टेंस हम खामखा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे लास्ट वीक है, आई नो पास्ट की बात होगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी दो एक्शन का कंपैरिजन नहीं हो रहा, दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू यूज ओनली लेफ्ट, दैट इज आपका सिंपल पास्ट टेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, चलो गिनती के और दो, एक आध और सेंटेंसेस देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दे बॉट अ कार फॉर माई सिस्टर दे कॉल पंपकिन, ठीक है, ये सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब आपको आप इस सेंटेंस को देखो, मेरे को ये बताओ ये जो लिखा हुआ है दे कॉल पंपकिन, ये किसके लिए है, क्या ये कार के लिए है या क्या ये सिस्टर के लिए है, मेरे को ये बताओ। अगर आप बोलोगे सिस्टर के लिए है तो मैं बोलूंगा कार के लिए क्यों नहीं है, क्या पता कार के लिए भी बोले। आप बोलोगे कार के लिए, देन आई वुड बी सेइंग वो पंपकिन अपनी सिस्टर को भी तो बुला सकते हैं, है ना। तो कंफ्यूजन है, यानी कि ये है आपका मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। जब आपको कोई ऐसा बढ़िया फ्रेज गलत जगह लगाया जाता है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, जिसको मॉडिफाई करना है वहां पे ना आके वो कहीं और आ जाता है, तो मीनिंग कैन बी चेंज्ड। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, एक्चुअली जो दे कॉल पंपकिन है ये कार के लिए ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मिसप्लेस हो रखा है, तो यहाँ पे मेरे को दैट करना पड़ेगा, और दैट के बाद ये यहाँ पे फिट करना पड़ेगा, है ना। दे बॉट अ कार दैट दे कॉल पंपकिन फॉर माई सिस्टर। नाउ आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू लेट यू नो। क्लियर हो गया। तो ये है आपका मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। तो वही है, आप जिस तरीके से सेंटेंस को देखोगे वो वही आपको क्या करेगा, मीनिंग देगा, अनलेस और अनटिल यू लर्न द ग्रामेटिकल कंसेप्ट क्लियरली, ठीक है। उसके बाद है वी बिल्ड अ हाउस फॉर देम आउट ऑफ ब्रिक्स। अब यहाँ पे आउट ऑफ ब्रिक्स है जिसमें आपका आउट ऑफ आ रहा है। आउट ऑफ जो होता है ना आपका एक ऐसा फ्रेज है जिसके काफी मतलब होते हैं, सेपरेशन से जुड़ा होता है वर्ड। जब भी आप व्हेन यू हैव टू मीन दैट लाइक समथिंग सेपरेसी, सेपरेसी के बारे में आपको कुछ बोलना हो, लाइक आई वेंट ऑफ, आई गॉट ऑफ, है ना, या आई गॉट आउट ऑफ द कार, इस तरीके से। तो सेपरेशन के लिए आपका किसका यूज होता है, आउट ऑफ का यूज होता है ना। और भी मतलब है। अब यहाँ पे कोई सेंटेंस को पहली बार पढ़ेगा ना उसे लगेगा कि ये जो आउट ऑफ ब्रिक्स है ना ये किसके लिए है, ये देम के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है आउट ऑफ ब्रिक्स आपका हाउस के लिए है। तो अगेन इसको क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि देखो ये अगर देम के लिए होगा तो थोड़ा सा क्या होगा, अजीब सा हो जाएगा, बिकॉज कभी कभी हम बोलते हैं ना, आई एम रनिंग आउट ऑफ कैश, आई एम रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल, तो वहां पे आउट ऑफ का मतलब क्या होगा, लैकिंग, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देम के साथ लगाऊंगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो घर बनाया है देम के लिए यानी कि दे के लिए, वो बिना ईंट के बनाया है, उनके पास ईंट नहीं थी, है ना। तो थोड़ा सा इलॉजिकल है ये, थोड़ा सा इरेशनल है, तो इसलिए इसको क्या रखना चाहिए था, आउट ऑफ ब्रिक्स को रखना चाहिए था यहाँ पे। तब जाके आउट ऑफ ब्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम हो जाएगा। क्लियर हो गया। आउट ऑफ का मतलब मेड फ्रॉम भी हो सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट वाला सेंटेंस, आफ्टर रीडिंग द बुक आई थॉट द मूवी वॉज ग्रेट। अब ये है आपका डैंगलिंग मॉडिफायर। अब आप इस सेंटेंस को देख के ना आप ये नहीं बता सकते कि जो बुक पढ़ी है वो किसने पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, अच्छा, ये शायद आपका डैंगलिंग मॉडिफायर नहीं है, हाँ ये डैंगलिंग मॉडिफायर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आपका क्या होता है जब क्लॉज होता है ना, क्लॉज, क्लॉज के इमीडिएटली बाद एक कॉमा लगता है,
उसके बाद एक और क्लॉज स्टार्ट होता है, उसके बाद जो सब्जेक्ट यूज हुआ होता होता है वो आपका क्या होता है, पहले वाले क्लॉज का क्या होता है, जो उसमें वर्ब होती है, एक्शन वर्ब कोई भी वर्ब होती है, उसका सब्जेक्ट माना जाता है। ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आफ्टर रीडिंग द बुक आई थॉट द मूवी वॉज ग्रेट, यहाँ पे जो आई है ये किसके लिए है, इसी रीडिंग के लिए है। अगर मैं यहाँ पे आई थॉट ना लगाता तो तब जाके डैंगलिंग मॉडिफायर हो जाता। ठीक है, यानी कि आपके क्लॉज के बाद जिसके लिए वो वर्ब यूज करिए उसका सब्जेक्ट आपको कॉमा के बाद मेंशन करना पड़ेगा। अगेन ये वाला सेंटेंस, बिफोर लिविंग आई वॉच द स्क्विरल क्रॉस द साइड वॉक, अगर मैं यहाँ पे आई वॉच्ड ना लगाता तो लोग सोचते कि वो जो गिलहरी है ना, उसने उसने लीव करने से पहले साइड वॉक को क्रॉस किया, तो वो ये मतलब बन जाता जो कि इरेशनल है ना। तो आपके गिनती के दो तीन सेंटेंस बचते हैं, ये भी देख लेते हैं। टॉम बियरली स्केडेड 6 इंचेस इन द मिल्क स्पिल। ठीक है, आप पॉज करके इसको खुद भी देख सकते हैं कि इसमें क्या लग रहा है क्या नहीं है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको जो पोजीशन है बियरली की दैट मीन्स मुश्किल से ही, वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बियरली किससे पहले लगाऊंगा, स्केडेड से पहले लगाऊंगा, तो इसका मतलब हो जाएगा वो मुश्किल से ही फिसला 6 इंचेस इन द मिल्क स्पिल, मुश्किल से ही फिसला। अगर वो मुश्किल से ही फिसला है तो 6 इंचेस बोलने की क्या जरूरत थी, है ना। तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे जो बेयरली है, बेयरली की पोजीशन शुड हैव कम वेयर, बेयरली की पोजीशन कहाँ आनी चाहिए थी, यहाँ पे, वो फिसला लेकिन मुश्किल से ही 6 इंचीज। आई होप क्लियर हो गया होगा। इन्हें बोला जाता है डैंगलिंग या मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। इनको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको ना ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्लियर हो जाता है। ठीक है, एंड योर पास इज कंसिस्ट ऑफ दीज सेंटेंसेस ओनली, है ना। उसके बाद है एना सजेस्टेड ऑफन दैट द चिल्ड्रन शुड प्ले आउटसाइड। अब यहाँ पे अगेन जो पोजीशन है ऑफन की वो क्या है, गलत है। ऑफन को क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उसका मीनिंग थोड़ा सा अजीब सा हो जाता अगर मैं ऑफन को वहीं रहने देता तो। उसके बाद है आपका अ फ्रेंड बार्नेट दैट हैड लंच विद ओकेजनली सजेस्टेड दैट बार्नेट compete ऑन अ रियलिटी शो। तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे पता है क्या गलती है, यहाँ पे देर आर टू सब्जेक्ट्स, एक बार्नेट है, एक उसका दोस्त है, एक उसका दोस्त है, और दोनों के लिए अलग अलग एक्शन वर्ब्स का यूज हो रखा है। लेकिन यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट नहीं है ना, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, और पोजीशन ऑफ ओकेजनली भी थोड़ा सा गलत है। तो लेट मी टेल यू, आप भी एक बार ट्राई करो, वैसे मैं बता ही देता हूं कि यहाँ पे गलती क्या है। ठीक है, मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ पे अ फ्रेंड के बाद क्या यूज करना चाहिए, विद whom, क्या यूज करना चाहिए, विद whom। उसके बाद आगे जो विद है इसे काट देना चाहिए, तब देखो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। और ओकेजनली को कहाँ यूज करना चाहिए, ओकेजनली क्या है आपका, एक ऐसा एक क्या है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की यूजुअली जो पोजीशन रहती है वो सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद रहती है, जैसे ऑफन, एना, ऑफन, ओकेजनली। तो यहाँ पे ओकेजनली की जो पोजीशन है कहाँ आएगी, हैड से पहले आएगी, इमीडिएटली जो बार्नेट है एज अ सब्जेक्ट उसके बाद। तो अब देखो बिल्कुल सही बनेगा, ये क्या बनेगा, अ फ्रेंड विद whom बार्नेट occasionally had lunch suggested that Barnett compete on a reality show. Now you must have got what I wanted to tell you, है ना। तो ये है आपका क्या, ग्रामर, है ना। इसकी इंपॉर्टेंस आई होप आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी। आप जहां से ही पढ़े जैसे ही पढ़े आपको इमीडिएटली डू नॉट हैव टू जंप इनटू रीडिंग पैसेजेस, आपको क्या करना है, ग्रामर पे ही फोकस करना है, बिकॉज देयर आर मेनी टॉपिक्स विच हैव टू बी कवर्ड बाय द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश बिफोर जंपिंग ऑन टू द आपका रीडिंग पैसेजेस पे, है ना। जाने से पहले आपको ग्रामर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, फिर बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश विल नॉट बी क्लैरिफाइड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो वोकैब के लिए मैं कुछ लेके नहीं आया हूं, पता है क्यों, क्योंकि वोकैब के लिए अगर मैं गिनती की आपको 10-12 वोकैब बता भी दूं, चलो मान लो अगर मैं आपको 20-30 वोकैब बता देता इस डेमो सेशन में, तो होता क्या उससे, उससे कुछ नहीं होता, बस वो 20-30 वर्ड आपके सामने याद हो जाते हैं आपको, ठीक है। लेकिन 20-30 वोकैब याद करने से कुछ नहीं होगा, देयर आर मल्टीट्यूडिनस नंबर ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स विच यू हैव टू रिमेंबर अंटिल योर एग्जाम कम्स। ठीक है, क्योंकि वोकैब की इंपॉर्टेंस इतनी है जितना उसकी जितना उसकी लेंथ है, उसकी उसका जितना कॉम्प्ले क्या है आपका डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी लेवल है ना। देखो वोकैबुलरी अगेन आपका डायरेक्टली नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो आपका पैसेज होता है उसमें एक वोकैब पूछ ली जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपका 2025 वाले क्लैट का, ठीक है, तो उसमें आपका 4 वर्ड्स पूछे गए, 4 पैसेजेस वर देयर, 4 पैसेज थे, एंड ईच पैसेज कंसिस्टेड ऑफ 1 वर्ड। ठीक है, आस्क्ड एज सिनोनिम और एंटोनिम। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन बिकॉज़ इट इज द आई थिंक ब्लूइश बैकग्राउंड है इसका। ठीक है, तो आपके जो आपका क्या 2025 वाला पेपर था उसमें आपका 4 वर्ड थे। एक था आपका क्या, एक था आपका वोलेटाइल, ठीक है, दूसरा था आपका असिमिलेशन, है ना, तीसरा था आपका ट्यूमल्टस,
एंड फोर्थ वन था वसीफरसनेस। तो देखो मेरे हिसाब से ना, अगर मैं अपनी राय दूं, तो इन क्लैट एग्जामिनेशन में ये जो 2025 में पूछा गया था, ये तीन वर्ड्स तो काफी इजी थे मेरे हिसाब से, क्योंकि तीन वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे बार बार। असिमिलेशन काफी आसान है, वोलाटाइल काफी आसान है, ट्यूमल्टस काफी आसान है। लेकिन जो थोड़ा सा मुश्किल वर्ड पूछा था वो वसीफरसनेस पूछा था, लेकिन फिर भी मैं उसको इतना मुश्किल नहीं मानूंगा। तो इतना मुश्किल वोकैब नहीं पूछा जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली क्या कर दो, शन कर दो रीडिंग योर वोकैबुलरी वर्ड्स, है ना, डेली। आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट मैनर में आपको पढ़ना पड़ेगा। किसको? वोकैब को। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग पैसेजेस, अगर आप दिन में एक पैसेज करते हो तो उसके साथ साथ 10 वोकैबुलरी वर्ड्स कर लो अंटिल योर एग्जाम कम्स, है ना। आपका बहुत अच्छा ग्राफ बन जाएगा। किसके ऊपर? रीडिंग पैसेज के ऊपर तो बनेगा ही, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बनेगा, बिकॉज आप डेली पैसेज कर रहे हो, रीड आउट कर रहे हो, और आपका वोकैबुलरी वर्ड्स पे भी होगा। मतलब जब आप, पता क्या यूजुअली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उनके सामने कोई पैसेज होगा, वो पैसेज वो क्या करेंगे, अगर उनको उस वर्ड में अगर कोई पैसेज है उसमें कोई सेंटेंस है उसमें कोई वर्ड है, ठीक है, अगर उनको उस वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तो वो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, क्या पैसेज पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव बातें करी है, या नेगेटिव है। ठीक है, अगर उनको उसका मतलब नहीं पता है तो वो दो चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? अगर वो वर्ड पॉजिटिव है तो वर्ड क्या होगी, सारी अच्छी अच्छी होगी, जितनी वोकैब होगी सारी अच्छी अच्छी होगी, अच्छा मान लेंगे, बस उनका ट्रू मीनिंग उसको उनको नहीं पता रहेगा और कोशिश भी नहीं करेंगे जानने की। ठीक है, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव मान लेंगे, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, बिकॉज आपका एक क्वेश्चन डायरेक्टली सिनोनिम या एंटोनिम के फॉर्म में पूछा जाता है, तुक्का नहीं चलेगा वोकैब में। ठीक है, यूजुअली आपका क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड चल जाता है कि आपको एक वर्ड पूछा गया है आपका सिनोनिम या एंटोनिम के फॉर्म में, एंड यू नो द टू ऑप्शंस, है ना, टू ऑप्शन में आपके जो वोकैब है, एंड रेस्ट यू डू नॉट नो। ठीक है, दो आपको वर्ड पता है तो आप क्या करोगे, आप एक दो तो आपको ऑलरेडी पता है तो एक एलिमिनेट कर दिया आपने, दो एलिमिनेट कर दिए, और आपका एक आपने क्या करा, वो नेगेट कर दिया, और आपका फाइनली आपने क्या करा, एक चूज कर लिया। लेकिन ऑल टाइम ऐसा नहीं होगा, ऑल टाइम तुक्का नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक वर्ड है एग्जॉस्टिव, इसके साथ यू मस्ट हैव बीन वेरी वेरी फेमिलियर। क्यों? क्योंकि ये वर्ड काफी कॉमन है। ठीक है, आई एम गिविंग यू फोर ऑप्शंस, आपको क्या बताना है, मुझे इसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, उसके बाद सोच सकते हो इसका मीनिंग, बिकॉज एक बार देख लेना, मतलब जैसे भी आपको सूटेबल हो, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो इफ यू ऑलरेडी नो। ठीक है, एग्जॉस्टिव वर्ड है, यू मस्ट हैव सीन इट मेनी अ टाइम इन योर लाइफ। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। एक हैप्पी दे रहा हूं, एक नर्वस दे रहा हूं, एक कंप्लीट दे रहा हूं, और एक टायर्ड दे रहा हूं। ठीक है, अब आप बताओ मेरे को एग्जॉस्टिव वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, अब मेरे को, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने इसका मतलब समझ लिया है कि एग्जॉस्टिव जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने, द गाइस, द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड व्हाट, द ऑप्शन नंबर फोर्थ, है ना, ऑप्शन नंबर फोर्थ, टायर्ड, वो गलत हो गया है। ठीक है, इसमें नर्वस नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं होगा, इसका आंसर है कंप्लीट। तो जो आप वर्ड है, जो आपके दिमाग में था, जो आपके जहन में था कि यार ये वर्ड मैंने देखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा, बिकॉज आई हैव यूज्ड इट आल्सो इन माय लाइफ, है ना, इन माय करियर। तो वो जो पता कौन सा वर्ड था, वो था एग्जॉस्टेड। वो जो वर्ड था वो था एग्जॉस्टेड। ठीक है, एग्जॉस्टेड का मतलब था टायर्ड, और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसे आई हैव एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू टीच यू, है ना। तो यहाँ पे आपका जो मतलब था एग्जॉस्टिव का, कंप्लीट था। तो बेसिकली आपका तुक्का नहीं चलेगा, इससे मैं यही बता रहा था। ठीक है, देयर आर मेनी वर्ड्स विच कैन बी कंफ्यूजिंग वंस इफ यू डू नॉट प्रिपेयर फॉर देम। ठीक है, ऑन टाइम और बिफोर टाइम। तो मैंने आपका वोकैब का ही बता दिया है, बस वोकैब में देखो, इसमें आपको मेरे को बस ये बताना है, ठीक है, कि आपका जो वोकैबुलरी है वो काफी क्या है, इंडिस्पेंसिबल है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, और वोकैब के बिना आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बेशक अगर आपका चार वोकैब भी पूछिए चार पैसेज में और आपने चार इग्नोर कर दी, उससे आपका क्या होगा, एनएलयू का जो स्कोर होगा काफी डाउन जा सकता है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द बॉयज या गर्ल्स मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर, हु वर्क हार्ड। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो वोकैब, बस मैंने आपको एक आइडिया दिया है, वोकैब काफी जरूरी है। मेरा बस मोटिव ये था इस सेशन के लिए वोकैबुलरी की तरफ से, कि आपको वोकैब बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ठीक है, आ फैकल्टी कैन नॉट टीच यू ऑल दी वोकैबुलरी अंटिल आपका एग्जाम आता है। ठीक है, लेकिन वो आपको आइडिया दे सकता है क्लासेस में, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा के गुड नंबर ऑफ वोकैब्स खुद भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट फर्दर तो यू कैन आस्क योर फैकल्टी, फ्रॉम योर फैकल्टी। बट बात यह है कि यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू टोटली डिपेंड ऑन योर फैकल्टी, ऑन योर पेरेंट्स और समथिंग लाइक दैट। आपको खुद ही है ना मिरर में सामने बोलना पड़ेगा, जो भी आपको बेस्ट सूटेबल आइडिया लगता है कि वो क्या आपको याद करने का, वो आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपको सूट करना करता है। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे, जैसे बहुत सारे सिनोनिम्स पढ़ लो। सिनोनिम्स मतलब आपका एक वर्ड होता है केयरलेस, उसका एक सिनोनिम हो गया हीडलेस, है ना, उसका एक सिनोनिम हो गया आपका टेमेरेरियस, है ना, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो
सिनोनिम पढ़ लो, एंटोनिम पढ़ लो, है ना, जो वर्ड आपको अच्छा लगता है उसको डायरी में लिख लो, रूट वर्ड्स पढ़ लो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेनी ऑफ द टीचर्स टेल देयर स्टूडेंट्स टू रीड रूट वर्ड्स, है ना। तो रूट वर्ड से क्या होता है, सारे वर्ड्स हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं हो सकते, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर लर्नड बाय रूट वर्ड्स, लेकिन नॉट ऑल द वर्ड्स कैन बी लर्नड बाय रूट वर्ड्स। तो अलग अलग तरीके हैं, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी फैकल्टी आपको जो है आइडिया देता ही रहेगा। चलिए, ये भी हो गया, वो क्या आपका, मैंने आपको क्या बता दिया है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बता दिया है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, पैसेज करेंगे। तो देखो ये पैसेज है ना, आपके सामने है, ये मैं पैसेज इसलिए लेके आया हूँ बिकॉज मतलब ये इतना लेंदी पैसेज नहीं है, मैं चाहता तो इससे बड़ा पैसेज लेके आ सकता था, लेकिन बात ये है कि एक सेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल डेमो सेशन में कुछ होगा नहीं, और दूसरा आई हैव टू टेल यू व्हाट आई एंड हाउ आई टीच, ठीक है, माय मेथड सॉरी माय मेथड ऑफ टेलिंग यू, है ना, कि आपको कैसे करना है सब कुछ, ठीक है। मतलब मैं चाहता तो बड़ा आपका पैसेज लेके आ जाता, ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है, स्क्रॉलिंग डाउन वगैरह मेरे को करनी पड़ती है, आपको पॉज करना पड़ता, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इट वुड हैव बीन वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो इसलिए मैंने क्या करा, एक इन्फ्रेंस बेस्ड एक शॉर्ट पैसेज लेके आ गया, ठीक है। उसके बेसिस पे व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड और रीड दिस पैसेज, पॉज कर लेना, उसके बाद मुझे आंसर बताना। बाकी मैं इतना आपको अब मैं ये समझूंगा कि आपने पॉज कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आई विल इमीडिएटली स्टार्ट टेलिंग यू और गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन। तो आई होप मैं आपका स्क्रीन से आगे हट गया था, तो आई होप आपने जो है क्या कर लिया होगा, रीड आउट कर लिया होगा इस पैसेज को, या पॉज कर लिया होगा, ठीक है। पॉज करके नाउ शैल आई एलुसिडेट यू कि भाई आपको ये कैसे करना है। देखो ये जो आपका पैसेज है, ये आपका मैं क्या करूंगा, आपको रीड आउट सारा करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन आपने पैसेज पढ़ लिया होगा, ठीक है। आई विल बी टेलिंग यू। तो देखो ये पैसेज इतना मुश्किल नहीं है कि मेरे को आपको रीड आउट करके एक एक हिंदी का ट्रांसलेशन करना पड़े, इंग्लिश वर्ड का, लेकिन मैंने ये सपोज करूंगा कि आपने पढ़ लिया है, ठीक है, और मैं आपको डायरेक्टली आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली इन्फर्ड। इन्फर्ड क्या होता है, इन्फर्ड आपका क्या होता है, इन्फर्ड का बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, व्हेन यू कंक्लूड, ठीक है, आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया है एंड नाउ यू आर गोइंग टू कंक्लूड, ठीक है, कंक्लूड द होल पैसेज, और आपके सामने कुछ ऑप्शन आपको दिए होंगे एंड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो जो स्टेटमेंट है कौन सा उनमें सबसे बेटर, सबसे बेस्ट आपका स्टेटमेंट है जो पूरे पैसेज को कंक्लूड करता है, ठीक है। और वो जो कंक्लूजन आपने देखा है, आपने निकाला है, वो सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अजम्पशन नहीं है ये, अजम्पशन में क्या होता है, यू कैन ऐड योर ओन ओपिनियंस, बट आपको इन्फ्लुएंस में क्या होता है, यू डायरेक्टली और स्ट्रिक्टली हैव टू स्टिक टू द पैसेज, ठीक है। तो आपको अलग से बिल्कुल भी कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है, आपको बिल्कुल पैसेज के अंदर देखना है, पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है, वो होता है आपका इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो देखते हैं, अभी कह रहा है पहला इसका आंसर होगा नहीं होगा, इंडिविजुअल्स हु डू नॉट कंज्यूम इनफ ट्रिप्टोफैन कैन डेवलप डिप्रेसिव टेंडेंसीज। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट आपको गलत हो गया है, पता क्यों गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पता क्या लिखा हुआ है, इसमें ये तो लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल्स हु कंज्यूम ट्रिप्टोफैन, वो भी यहाँ पे पता है इनफ दे रखा है, इनफ, इनफ मतलब क्वांटिटी दे रखी है, आपका पैसेज के अंदर कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी है ना, पैसेज के अंदर कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी है। अब ये पैसेज कह रहा है कि जो भी आपका क्या होगा, सेरोटोनिन लेवल होगा, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा, तो जो पर्सन का मूड होगा वो क्या करेगा, इन सम केसेस, ये फ्रेज काफी इंपॉर्टेंट है, इन सम केसेस हेल्प करेगा पीपल को क्या, ओवरकम डिप्रेशन, यानी कि ये बात है आपका पॉजिटिव, व्हेन यू इनटेक सेरोटोनिन वाया एनीथिंग, है ना, चाहे फूड के, फ्रूट तो नहीं, फूड तो मना कर रखा है हाँ। तो जब कैसे भी आप सेरोटोनिन लेते हो, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका डिप्रेशन क्या होगा, वो सप्रेस हो जाएगा, आपका डिप्रेशन ओवरकम हो जाएगा, है ना। अब इसने ये तो बोला था, लेकिन इसने ये नहीं बोला था कि जो नहीं लेगा, जैसे मैं हूं, मुझे नहीं पता, आई डू नॉट वेदर आई डू नॉट डू टेक इट और नॉट, मुझे नहीं पता, ठीक है, क्या पता नहीं लेता हूं फिर भी डिप्रेशन की टेंडेंसीज मेरे अंदर नहीं है, तो ये इन्फ्लुएंस करना गलत था, तो ये इन पर पैसेज के अकॉर्डिंग गलत था, है ना, कि पैसेज में ये बोला हुआ है समहाउ इन सम केसेस हेल्प करेगा पीपल को सप्रेस और दबाने में आपके डिप्रेशन को, लेकिन जो नहीं लेगा, जो कंज्यूम नहीं करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होगा या डिप्रेसिव टेंडेंसीज हैबिट्स बनेगी, ये होना गलत था, ये बोलना गलत था, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद सेकंड, इंडिविजुअल्स हु कंज्यूम ट्रिप्टोफैन कैन मेटाबोलाइज इनफ सेरोटोनिन एंड डू नॉट रन द रिस्क ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब ये वाला बी वाला भी आपका गलत हो गया है, क्यों गलत हो गया है, बिकॉज ये बोल रहा है जो लोग कंज्यूम करते हैं ट्रिप्टोफैन, ठीक है, कंज्यूम करेंगे ट्रिप्टोफैन, चाहे कैसे भी लेते हैं, वो कैसे भी कंज्यूम करते हैं, कैसे भी इनटेक करते हैं, वो क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा इनफ सेरोटोनिन, चलो इसको भी एक बार मान लेते हैं, इसको भी एक बार मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डू नॉट रन द रिस्क ऑफ डिप्रेशन, ये अगेन बोलना गलत है, अगेन वहां पे क्वांटिटी दे रखी है, ये भी इसका रीजन है गलत होने का, इनफ, इनफ बोलना गलत है, क्योंकि पैसेज के अंदर कोई भी क्वांटिटी वाला वर्ड नहीं है ना, लेकिन डू नॉट रन द रिस्क ऑफ डिप्रेशन ये बोलना गलत है ना। आपके पैसेज के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं ओनली, ओनली हो गया, ऑलवेज हो गया, ठीक है, और डू नॉट हो गया, डू नेवर हो गया,
है ना। ये क्या करते हैं, आपको हाईलाइट कर देते हैं कि ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो जो वर्ड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपके स्टेटमेंट को यूनिवर्सल बना देते हैं, जो कि हो नहीं सकता, है ना। नोबडी इज 100% लाइक दिस ऑल्सो। तो ये बोला गलत है कि जो कंज्यूम करेगा, ठीक है, इनफ सेरोटोनिन। पहली बात तो यहाँ पे वो नहीं दे रखा है कि आपका पूरे पैसेज के अंदर आपको कोई भी क्वांटिटी वाला वर्ड नहीं दे रखा है, ठीक है, करेगा, उसको डिप्रेशन नहीं होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन सम केसेस दे रखा है, कुछ कुछ लोगों के साथ जो इनटेक करता है सेरोटोनिन, है ना, गुड लेवल या जैसे भी लेवल है उसका, उसका जो मूड रहेगा वो एनहेंस रहेगा, ठीक है। इन सम केसेस वहां पे इंपॉर्टेंट फ्रेज था। फाइनली, कंजम्पशन ऑफ सेरोटोनिन लेस्ड फूड कुड हेल्प क्योर डिप्रेशन इन सम केसेस। अब ये वाला भी गलत हो गया ऑप्शन। पता है क्यों गलत हो गया है? क्योंकि ये बोल रहा है आपका कि आपका ऐसे फूड्स जो सेरोटोनिन के उसमें हो, मतलब जिसमें आपका क्या है, सेरोटोनिन के प्रोडक्ट हो, है ना, सेरोटोनिन उसमें मिक्स हो, ठीक है, ऐसा फूड अगर कोई लेता है, खाता है, तो हेल्प करेगा क्योर डिप्रेशन। ये बात सही है, ये बात सही है, इन सम केसेस बोला हुआ है। फिर भी पता क्यों गलत हो गया है ना, यहाँ पे तो सम केसेस का रखा है, आगे भी यहाँ पे भी सम केसेस का रखा है ना, फिर भी गलत पता क्यों हो गया है? क्योंकि पैसेज के अंदर कहाँ था, पैसेज के अंदर बोला हुआ है सेरोटोनिन अगर लेओगे ओरली, इफ यू इनटेक सेरोटोनिन ओरली, ठीक है, फूड्स हो गया, कैसे भी हो गया, फ्रूट तो हम खाएंगे, फूड तो हम इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्टाइल के थ्रू नहीं फिलअप कर सकते अपनी बॉडी में, है ना। तो यानी कि वो ओरली क्या करता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, पास नहीं करता है, यानी कि फायदा नहीं होगा, ठीक है, वो कंजम्पशन में काम नहीं आएगा, वो कंज्यूम नहीं होगा बॉडी के अंदर, एब्जॉर्ब नहीं होगा, इम्बाइब नहीं होगा। तो इसीलिए ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो सेरोटोनिन लीड्स लीड्स सॉरी लीड्स फूड्स है, सेरोटोनिन लीड्स फूड्स है, वो कंज्यूम ही नहीं होंगे बॉडी के अंदर, एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे बॉडी के अंदर। एंड फाइनली आपका क्या बचा, डी वाला, व्हाई इट इज राइट, बिकॉज आपको डायरेक्टली गिवन है पैसेज के अंदर। इन्फ्लुएंस में आपको क्या होता है, आपको फाइंड आउट करना होता है ना, अपने आप से ही आपको सोचना होता है कि क्या ये जो मेरे को स्टेटमेंट है, मेरे सामने फ्रेज है, वर्ड है, क्या ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज, है ना, ट्रू है, फैक्चुअल है, और उस पैसेज की रीजनिंग और एविडेंस को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक एक वर्ड वहां पे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इस पैसेज के अंदर ये वाला वर्ड काफी इंपॉर्टेंट था, कोई भी क्वांटिटी वाला वर्ड नहीं दे रखा था, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया इनफ भी यहाँ पे गलत था, साफ आपको इंडिकेशन देता है व्हेन द आंसर इज रॉन्ग बाय द एग्जामिनर। फाइनली ये वाला सही क्यों है, ट्रिप्टोफैन इज एन इफेक्टिव एजेंट दैट कैन हेल्प क्योर दैट कैन हेल्प क्योर डिप्रेशन इन सम केसेस। देखो यहाँ पे भी सम केसेस लिखा हुआ ना, जो कि आना ही था, है ना। और यहाँ पे ये वाली लास्ट वाली लाइन कहाँ पे, ये वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। मैं चाहता तो एक लेंदी पैसेज भी लेके आ सकता था, लेकिन उससे मेरा जो मोटिव है क्लियर नहीं होता, बिकॉज आपका जो क्लैट एग्जामिनेशन होता है उसमें अनलाइक सीयूडी, उसमें आपके इन्फ्लुएंस क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक आपका एग्जामिनर का सबसे आपका मेन और फेवरेट क्वेश्चन होता है मेन सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, है ना। टाइटल भी पूछ लेता है कभी कभार, टोन ऑफ द ऑथर पूछ लेता है ना, देयर आर गुड नंबर ऑफ मल्टीट्यूडनस नंबर ऑफ टोन्स, है ना, पैसेज के अंदर जिस बिहेवियर से, जिस इमोशन के साथ, जिस फीलिंग के साथ ऑथर ने वो पैसेज लिखा है, वो आपसे पूछ लेता है, ठीक है। और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट है क्वेश्चन के, है ना। और आपका सिनोनिम पूछ लेगा, एंटोनिम पूछ लेगा, है ना। और आपका एक क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस के सारे नहीं होते, ऐसा नहीं है कि आपके सामने एक पैसेज दे रखा है और उस पैसेज के 5 क्वेश्चन है, पांचों इन्फ्लुएंस के ऊपर है, नहीं, एक पैसेज होगा, एक पैसेज के अंदर ओनली वन क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम इन्फ्लुएंस ओनली, ठीक है। इसलिए इन्फ्लुएंस का पैसेज मैं आपके सामने लेके आया था, बिकॉज इन द बिगिनिंग हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस के क्वेश्चन कराते हैं ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलप हो मेडिकुलसली, है ना। और और जो है वो स्टूडेंट क्या करे, पैसेज को बड़े अच्छे से समझे, ठीक है, बड़े कीन तरीके से समझे, ठीक है, एक एक वर्ड पे फोकस करे, तब जाके जब उसका जो आइडिया है और आपका उसका जो ग्रास्प करने का पैसेज के अंदर, है ना, पैसेज को ढूंढने का, पैसेज को स्किम करने का, दैट ही और शी वुड बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस, तो वो क्लियर हो जाए, वो इंप्रूव हो जाए, एनहेंस हो जाए, एडिफाई हो जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, लेंथी पैसेज करते हैं। तो ये एक तरीका है मेरे हिसाब से, ठीक है, ये मेरा तरीका है, और आई हैव सीन ऑल माय स्टूडेंट्स इंप्रूविंग विद दिस तरीका, ठीक है। तो मैंने देखा है कि धीरे धीरे पैसेज करते हैं, इनफैक्ट शॉर्ट पैसेज से हम बिगिन करते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि भाई 1-2-1.5 महीना हो गया है और इनकी रीडिंग एबिलिटी विद टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। देन आई डिस्प्ले आपका लॉन्ग पैसेज, लेंथी पैसेज। तो वो थोड़ा इजी, ये स्ट्रेटजी है मेरी, ये इजी रहता है मेरे को, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइज। तो आई होप आपको ये जो सेशन है क्लैट एग्जामिनेशन का अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो दीज आर अवर रिनाउंड फैकल्टी ऑफ केपी क्लासेस। सबसे पहले मनीष सर, ये पढ़ाते हैं आपका बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। एंड प्रभात सर, ये पढ़ाते हैं क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद है समृद्धि मैम, ये पढ़ाती हैं आपके जीके एंड करंट अफेयर्स। एंड फाइनली आई, हु टीचेस व्हाट, इंग्लिश। तो आई टीच इंग्लिश।
हु टीच इंग्लिश। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, वर्बल एबिलिटी है ना, इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश। तो सभी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ऑल दी फैकल्टी फ्रॉम केपी क्लासेस आर वेरी रिनाउंड एंड वेरी एक्सपीरियंस, दे आर वेल वर्स्ड विद देयर सब्जेक्ट्स, है ना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने सभी। और फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे केपी क्लासेस में पढ़ के ही आके काफी फ्लरिशली आपका करियर बना गए हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं, सभी के नाम लेना थोड़े मेरे लिए वाइबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इन सभी के एक बार देख सकते हैं। सभी को केपी क्लासेस से कोचिंग मिली है एंड दे हैव फ्लरिशली इम्प्रूव्ड देमसेल्व्स एंड दे हैव डू व्हाट दे हैव डन व्हाट, वो अपनी जर्नी में सारे खुश हैं, तो दे आर ऑन देयर करियर। तो किसी ना किसी एनएलयूज में है सभी लोग। ठीक है, तो सभी की रैंकिंग वगैरह है आपके सामने। तो बस ठीक है, इतना ही था आज के लिए, इतना ही। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड माय सेशन। तो जो भी मैंने आपको बताया काफी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट बताया, एक एक चीज आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज रह गई हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू इमीडिएटली ज्वाइन व्हाट केपी क्लासेस, देन वी विल बी मीटिंग एंड वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग फर्दर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कब, वी विल बी मीटिंग अगेन further hopefully. Until then, what you are required to do, you have to keep on preparing and be successful in your life and have positive thoughts. Do not get discouraged by anyone. And बस इतना ही है मेरी तरफ से आपके लिए विशेष। चलिए फिर अब चलते हैं और टेक केयर गाइस, बाय बाय। KP Classes. Dedicated to excellence.